एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बन गई। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। क्यों? थॉर जब आयरन मैन के ऊपर बिजली गिराता है तो आयरन मैन को उतना नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा हो जाता है। मल्टीपल जगह पर ये चीज पाई गई कि कार के ऊपर बिजली गिरी लेकिन कार के अंदर बैठे हुए आदमी को खरोंच भी नहीं आई। खतरनाक इंस्ट्रूमेंट जो काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, उनको जनरली जनरली ऐसे एक केज के अंदर रखा जाता है। हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? तो आपका बहुत ही स्वागत है इस 12th क्लास के दूसरे चैप्टर के तीसरे लेक्चर में। तो अब यहां पर हम तीसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर कंडक्टर्स की बातें। तो आज हम बात करेंगे कंडक्टर्स की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको लेक्चर में धमाकेदार मजा आएगा, पर आप सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपका गुरु दक्षिणा वाला कर्म ये होना चाहिए कि आपको इस चैनल पे करना है सब्सक्राइब। चलिए आगे देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखना है। तो आज हमारा पार्ट 2, एक्चुअल में पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में हम देखेंगे कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 3 के अंदर हमें क्या देखना है? कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो पार्ट 3 जो हमारा है कंडक्टर्स के बारे में है, होते क्या हैं कंडक्टर्स। तो इसी चीज को शुरू करते हैं, पर पहले आप समझ लें कि लेक्चर 1 में हमने पोटेंशियल के बारे में सारी बात कवर करी, लेक्चर 2 में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सारी बातें कवर करी, और लेक्चर 3 में हम कंडक्टर्स के बारे में बातें करने वाले हैं। लेक्चर 4 जो होगा वो कैपेसिटर्स के बारे में होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कंडक्टर्स के अंदर क्या क्या चीज देखेंगे। दो तरह की चीज देखेंगे। हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, दूसरी चीज हम जो इसके अंदर देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, इस चीजों के ऊपर थोड़ा गहन चिंतन किया जाएगा, और काफी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई ये सारी चीजें, है ना। तो सबसे पहले आप समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर क्या होता है। मतलब पहली बात तो ये कंडक्टर होते क्या है। तो इमेजिन करो कि तुम क्लास में बैठे हुए हो। अब दो स्टेट्स होती हैं। एक तो तुम्हारा क्लास में जब तुम बैठे हुए तब रेसेस चल रहा है, मतलब छुट्टी हो रखी है, टीचर विचर क्लास में नहीं है। दूसरा होता है कि भैया जब तुम क्लास में बैठे हुए हो और एग्जाम चल रहा है। समझ गए? तो एक स्टेट ये है कि जब तुम क्लास में बैठे हुए हो, तो ये यहां पर जैसे तुम लोग हो, सारे स्टूडेंट्स इस तरह से क्लास में बैठे हुए हैं, ये सारे स्टूडेंट ऐसे क्लास में बैठे हुए हैं। अब जब क्लास में स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से बैठे हुए हैं, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, तो ये वाली स्टेट कौन सी होगी? एग्जाम वाली होगी। ठीक है, एकदम से कहीं गाना वाना बजाया, कुछ भी हुआ तो भी तुम ना हिलोगे नहीं। एकदम से कोई बाहर से अंदर आया नहीं। एकदम से कुछ भी धमाकेदार हो गया, एग्जाम में तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम्हारा पेन बंद हो गया, तुम्हें इस वाले इंसान को इस वाले इंसान से पेन लेना है, वो तो भी नहीं लेगा। एग्जाम में कोई एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहा, एकदम स्ट्रिक्ट माहौल है। क्यों? क्योंकि ये अपनी अपनी जो पोजीशन पे एकदम जकड़े हुए बैठे हैं। अब यहां पर अगर रेसेस चल रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा ब्रेक है। ठीक है, तो ब्रेक वाला जो समय है, उस ब्रेक वाले समय में जब स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो हार्डली एक आध स्टूडेंट चेयर पे बैठा होता है, बाकी सारे स्टूडेंट खाच 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 इधर उधर भग रहे होते हैं। किसी को किसी से पेन लेना है, इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उधर फेंक दिया। तो ये वाली स्टेट है, जब जब स्टूडेंट इधर उधर भाग रहे हैं, ये कौन सी स्टेट है? कौन सी स्टेट है? एकदम फ्री है स्टूडेंट, ये कौन सी स्टेट है? ब्रेक वाली। अब ये जो स्टेट है होती है जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट अपनी जगह पे जकड़े हुए हैं, इसे हम इंसुलेटर से रिलेट करेंगे। ठीक, और जब सारे के सारे स्टूडेंट इधर उधर भाग रहे हैं, इसे हम क्या किससे रिलेट करेंगे? कंडक्टर से। तो क्या आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई कि जब एक स्टूडेंट अपनी पोजीशन पे जकड़ा हुआ है, वो स्टूडेंट क्या होगा? वो वाली स्टेट क्या होगी? वो स्टेट होगी इंसुलेटर। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे जकड़ा हुआ है, अंदर कहीं भी मटेरियल के अंदर घूम नहीं पा रहा, तो हम बोलेंगे इंसुलेटर है वो। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूम रहा है, खूब मस्ती कर रहा है, वो वाली स्टेट कौन सी होगी? कंडक्टर्स। क्या बात बहुत अच्छे से समझ में आई? क्या होता है इंसुलेटर, क्या होता है कंडक्टर? ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, भयानक फ्री हैं। सबको एक तरफ आना है, सब एक तरफ भी आ जाएंगे, सबको उस तरफ जाना है, सब उस तरफ आ जाएंगे। सपोज इधर कुछ हो रहा है इस जगह, तो सारे कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, इस खिड़की में से बाहर देखेंगे। उस तरफ कुछ हो रहा है तो सारे कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन उस तरफ दौड़ के उस खिड़की में से बाहर देखेंगे। तो किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ के पूरे के पूरे जा सकते हैं। यहां ऐसा होगा नहीं, यहां तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। ठीक, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, यहां कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? सॉर्टेड है, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इसकी हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम समझेंगे कि भैया नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर जो होती है वो हमेशा जीरो होती है। अब इसका कारण क्या है? तो समझो कि जैसे कंडक्टर है, इसके अंदर कोई फील्ड कभी भी नहीं जाती, वो मैं बता रहा हूं कैसे नहीं जाती।
सपोज बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, है ना, तो हमें दो चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। एक, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है तो ये वाला पॉइंट कैसा होता है, पोटेंशियल हायर, और ये वाला पॉइंट कैसा होता है, पोटेंशियल लोअर। तो आपको ये बात हमने लास्ट लेक्चर में ही बात करी थी कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल घटता है, समझ गए। जैसे एक पॉइंट है, सपोज यहां 10 वोल्ट है, यहां 5 वोल्ट है, फिर यहां पे 2 वोल्ट है, तो इस तरह से अगर इस तरफ जाने में पोटेंशियल घट रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में होगी, समझ रहे हो। तो जिस दिशा में पोटेंशियल घट रहा होता है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जनरली। ओके, क्लियर है, मतलब उस दिशा में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ रहा है, ये आपको समझना है। तो हमें यहां पे पता चल गया कि इधर हायर होगा, उधर क्या होगा, लोअर होगा। पहली चीज आपको ये पता चल गई। दूसरी बात, ये चीज जो समझा रहा हूं उसको समझने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी पोटेंशियल ऐसे कम है तो यहां V लोअर है, ये V हायर है, तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज को इस जगह पे छोड़ दूंगा, लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव चार्ज को छोड़ दूंगा, तो वो हायर पोटेंशियल की तरफ भागेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। नेगेटिव उल्टा भागता है, पॉजिटिव सीधा भागता है। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ भागता है। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब समझिए कि अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ध्यान से समझना भाई कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से होगा क्या, होगा ये कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहां पर हायर पोटेंशियल होगा, यहां पर लोअर पोटेंशियल होगा। तो एक तरफ पोटेंशियल कैसा है, हायर, एक तरफ पोटेंशियल कैसा है, लोअर है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से तो यही होता है, कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एक तरफ हायर पोटेंशियल, एक तरफ लोअर पोटेंशियल, क्या होगा, अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैंने बात करी थी, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, फ्री होते हैं भाई। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे, और थोड़ी ही देर में यहां पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होने लग जाएंगे, ठीक। तो फ्री इलेक्ट्रॉन लोअर से दौड़ के कहां पे आ गए, हायर, ठीक ठीक ठीक। जब ये यहां पे नेगेटिव डेवलप होना शुरू हुआ तो यहां पे क्या डेवलप हो गया, ओए होए ओए होए, पॉजिटिव चार्ज। क्या आपको बहुत अच्छे समझ में आया, नेगेटिव चार्ज दौड़ करके इधर आए, क्लियर। तो बहुत सारे नेगेटिव यहां डेवलप हो गए। पॉजिटिव चार्ज तो दौड़ नहीं सकते, तो जब उधर से नेगेटिव दौड़ के इधर आए तो उधर क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो उस तरफ पॉजिटिव डेवलप्ड है, इस तरफ नेगेटिव डेवलप्ड है, क्लियर है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बन गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव से नेगेटिव एक और क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आई थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बन गई। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह कैंसल आउट कर देती है। तो अंदर ई नेट क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अंदर ई नेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब यहां देखिए, इस तरह से हो जाता है, ई नेट जीरो, पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर ई नेट जीरो, यहां पर भी ई जीरो, यहां पर भी ई जीरो, ई जीरो, ई जीरो, ई जीरो, ई जीरो। अब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, ये समझ में आ गया क्यों जीरो हुई, क्योंकि भैया कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, पोटेंशियल डिफरेंस बना, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक कौन फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इधर नेगेटिव बन गया, उधर पॉजिटिव बन गया, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अगर हो गई तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब माइनस डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो। समझ गए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब माइनस डीवी अपॉन डी आर जीरो, मतलब किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, मतलब वी क्या है, कांस्टेंट है। ये चीज तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर कहीं पे ई जीरो है मतलब डीवी बाई डी आर जीरो आ रहा है, मतलब वी क्या है भाई, कांस्टेंट है। क्या आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ, वी हमारा कांस्टेंट हो गया। अच्छा, वी कांस्टेंट है मतलब इस पूरे के पूरे रीजन में, इस पूरे के पूरे रीजन में वी क्या है, कांस्टेंट। तो इनसाइड अ कंडक्टर
इन स्टैटिक कंडीशंस, बड़ा स्टैटिक कंडीशन समझ रहे हो क्या? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी तब तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन इधर भाग के गए, समझ रहे हो? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी तो इलेक्ट्रॉन इधर भागे थे, थोड़ी देर इलेक्ट्रॉन ने मोशन किया था, यहाँ नेगेटिव स्टेब्लिश हुआ, वहां पॉजिटिव स्टेब्लिश हुआ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, पूरे की पूरी जगह में पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया, अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, तब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि ये पूरा की पूरा रीजन इक्वी पोटेंशियल रीजन हो गया है। ये पूरा की पूरा रीजन कैसा हो गया है? इक्वी पोटेंशियल रीजन हो गया है। ठीक है, सॉर्टेड है। इक्वी पोटेंशियल रीजन में क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस में क्या होता है? सारी लाइन परपेंडिकुलर जाती है। सॉर्टेड भैया, हर एक तरह से आपको सारी की सारी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा रही, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर नेट पोटेंशियल कांस्टेंट है, इक्वी पोटेंशियल रीजन बना है, सरफेस नहीं बनी इस बार, क्योंकि पूरा कंडक्टर जितना भी हो इक्वी पोटेंशियल क्या है? रीजन बना है, हर जगह पर पोटेंशियल सेम है। इस पूरे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री पे इंटर करेगी और 90 डिग्री पर ही बाहर निकलेगी। तो देखो यहाँ पे जहां इंटर कर रही है वहां कैसा चार्ज है? नेगेटिव, और जहां पर निकल रही है वहां कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। बहुत अच्छे से समझ में आया भाई। चलिए अब यहां देखिए, ये सारी की सारी बात अपन ने समझ ली, हर एक चीज को मैंने आपको यहाँ पे काफी अच्छे से समझा दिया है। ओके भैया, अब यहां देखिए अगली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी इधर से, तो यहां से हमेशा इस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलरली निकलेगी। क्लियर है क्या? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है। ओके, अब इसके बाद एक और चीज, कभी भी अगर कोई सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पर निकल रही है, तो इस पूरी की पूरी सरफेस पे जैसे यहां से भी 90 डिग्री पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, अगर ये कैसा है? कंडक्टर है तो। ओके, तो इस पूरी की पूरी सरफेस पे क्या बोलेंगे? इस पॉइंट पे V1 पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे V2 पोटेंशियल है, V1 और V2 पोटेंशियल क्या है भाई? बराबर हैं। आ गई क्या आपको बात समझ में? काफी अच्छे से बात समझ में आ गई। ठीक है, नेट इनर चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज आल्सो गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, तो अगर कंडक्टर पहले चार्ज नहीं है, तो सपोज यहां पर कुछ -4 कूलम का चार्ज डेवलप हुआ, इधर कितने का? +4 कूलम का चार्ज डेवलप हुआ, तो इधर माइनस चार्ज डेवलप हुआ, उधर प्लस चार्ज डेवलप हुआ, टोटल नेट चार्ज अभी भी कितना होगा? जीरो होगा। ये आपको क्लियर करना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से कंडक्टर चार्ज नहीं हो गया है, उस पर चार्ज नहीं आ गया, उसका सिर्फ पोलराइजेशन हुआ है। मतलब उस पर नेट चार्ज जीरो था, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव उसी पे डेवलप हो गया, तो वो पोलराइजेशन हुआ, चार्जिंग नहीं हुई उसकी। समझ गए? अब यहां देखिए अगली बात कि भैया इसके अंदर से जो फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज जीरो, तो इसके अंदर से जो फ्लक्स पास कर रहा है ना भैया इंटरनल, वो क्या होगा? अच्छा, पहली बात तो इससे पूरा फ्लक्स जो पास कर रहा है वो जीरो होगा, क्योंकि क्लोज बॉडी है। उसके बाद अच्छा, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? जीरो है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? जीरो होगी। अब यहाँ पे देखो, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो चार्ज हमेशा कहां पर है? सरफेस पे, क्योंकि अंदर चार्ज जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। बिल्कुल क्लियर हो गया हमें। सॉर्टेड, सारा के सारा चार्ज कहां पे? सरफेस पे। तो यहाँ पे देखो, एक बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि पोटेंशियल पे हर जगह, एक पूरे कंडक्टर पे, जो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर कहीं भी पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, पूरे में हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। पोटेंशियल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। सॉर्टेड हो गया भैया। अब यहां देखिए अगली बात, तो यहां पे बोला गया सरफेस चार्ज डेंसिटी मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक, अगर एक स्फीयर है, इसके ऊपर मैंने चार्ज दिया, तो पूरे पे क्या बना हुआ है? चार्ज है, हर पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम है। पर इस तरह का कुछ शेप बन गया, इस तरह के शेप पे क्या होगा? हर पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी आएगी? अलग अलग आएगी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मतलब एरिया वाली डेंसिटी, एरिया वाली डेंसिटी को निकालने का एक तरीका, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखो, चार्ज अपॉन एस, हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लिखेंगे क्यू, और सपोज क्यू को हम ऐसे लिख देते हैं 4πr², है ना। तो सपोज किसी एरिया पे ऐसे इस तरह से फैला हुआ है 4πr² से। ओके, अब ये चार्ज अपॉन एरिया हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं सिग्मा के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करूं, एक स्फीयर के लिए बात करूं, सिंपल एक स्फीयर है जिसका रेडियस सपोज स्मॉल r है, इसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया q,
ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, इसका पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पे, वो होगा के क्यू बाय स्मॉल आर। सरफेस इसकी रेडियस आर है तो पोटेंशियल सरफेस पे के क्यू बाय स्मॉल आर होगा। अगर मुझे सिग्मा के टर्म में ये चीज पता करनी है तो क्या कर सकता हूं मैं, पूरी की पूरी वैल्यू यहां पे रख दूंगा, क्यू की वैल्यू यहां पे रख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा के मल्टीप्लाइड विथ सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। ये आर से आर कैंसल आउट हो गया, सॉर्टेड है। ध्यान से देखना, के की वैल्यू डालूंगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। क्या ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई है? तो हम एक और बात यहां पे देखेंगे, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है अगर एक कंडक्टर पे, तो उस पे v कांस्टेंट होता है। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके क्या ये लिख सकते हैं कि सिग्मा इंटू आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब अगर आर बढ़ेगा तो सिग्मा क्या होगा, घटेगा, और अगर आर घटेगा तो सिग्मा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जहां पर आर ज्यादा है वहां पर सिग्मा मिनिमम है, और जहां पर आर कम है वहां पर सिग्मा क्या है, ज्यादा है। तो शार्प पॉइंट, एकदम शार्प पॉइंट ये यहां पर एकदम छोटा सा आर है, मतलब बहुत छोटा सा कर्व है, बहुत छोटे से रेडियस है, समझ में आया? तो बहुत छोटी सी रेडियस का कर्व है, मतलब यहां पर रेडियस क्या है, बहुत कम है, मतलब यहां पर सिग्मा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब ये यहां पे बड़ा रेडियस है इस जगह पे, तो यहाँ पे सिग्मा क्या होगा, जल्दी बताओ? जहां पे बड़ा रेडियस है वहां सिग्मा क्या होगा, वहां सिग्मा छोटा होगा। मिनिमम नहीं बोल सकते, वहां सिग्मा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब यहां देखो ये वाला जो एरिया है इसमें, तो इसका तो बहुत बड़ा रेडियस है, क्लियर है? तो वहां पर सिग्मा क्या होगा भाई, उस जगह पे सिग्मा क्या होगा, उस जगह पे सिग्मा काफी और ज्यादा छोटा होगा। जहां रेडियस बड़ा वहां सिग्मा छोटा। क्लियर है? सॉर्टेड भैया, काफी अच्छे से मुझे लगता है आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो बेटा इसका फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस के जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉर्टेड, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी। जैसे एक बहुत बड़ा चार्ज कंडक्टर है, इसके सरफेस के जस्ट पास, यहां एकदम पास, छोटू सी डिस्टेंस पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होती है, उसके जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सॉर्टेड है भैया? आगे देखिए, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस चार्ज कंडक्टर, लाइक सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों निकलती है? क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल रीजन बना लेता है। जब भी उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इक्वी पोटेंशियल रीजन बना लेता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो देखो बेटा, यहां पे द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन अ कंडक्टर सिचुएटेड इन एयर, कंडक्टर एयर में रखा हुआ है, 2 × 10⁻⁴, ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेरी नियर टू द सरफेस, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि कंडक्टर है, उसके जस्ट पास, यहां जस्ट पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा कितना होता है, 2 × 10⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। भैया सॉर्टेड है क्या? एकदम बहुत ही अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गया। इसी तरह का कुछ आंसर आने वाला है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये 1 से ऑलमोस्ट 4 बार जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको लगभग 1/4 लिख रहा हूं, क्योंकि ये 2 से 4 बार जाता है 8 अभी के लिए। इसे ऊपर लिख दिया तो 10⁻16 के अराउंड कुछ आएगा, ठीक है? अब 10⁻16 आ गया, ये 1/4 मतलब लगभग 2.5 × 10⁻16। तो मुझे दिख रहा है कि ये 2.5 × 10⁻15 आ रहा है। अप्रॉक्स में कौन सा आंसर सही हो सकता है? ये वाला आंसर सही हो सकता है। क्लियर? मुझे पता था कि ये मैंने गलत डिवाइड करा है, पर अप्रॉक्स में मेरा आंसर आ गया। सॉर्टेड है, ठीक है? अब यहां देखिए, सारी की सारी चीज हमने सॉल्व कर दी। अब हम थोड़ी सी बात किस चीज पे कर लेते हैं, कंडक्टर के अंदर, है ना? थोड़ी सी बात कि व्हाई इज इट सेफ, ऐसा बोलते हैं ना, व्हाई इज इट सेफ टू सिट इनसाइड अ कार ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। ठीक है, जैसे अगर थॉर वगैरह तुम पे हमला करने आया, बिजली तुम्हारे ऊपर गिरा रहा है, तुम्हारी थॉर से दुश्मनी हो गई, तुमने उसके हथौड़े के ऊपर मूंछ बना दी, ठीक है? तब थॉर आया, तुम्हारे ऊपर बिजलियां गिरा रहा है। अब तुमने सोचा कि भैया क्यों मैं इस कंडक्टर के अंदर, या जो भी कंडक्टर एक कार के अंदर बैठा हूं तो सेफ हूं। क्यों थॉर जब आयरन मैन के ऊपर बिजली गिराता है तो आयरन मैन
को उतना नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है ये चीज आज हम समझेंगे। समझ में आया भैया? ध्यान से देखिए, ये एक कार है यहां रखी हुई है। एक कार के अंदर अगर तुम थंडर स्टॉर्म ऐसा बिजली बिजली गिर रही है तो क्यों सेफ हो? ठीक है, तो इसी इसका एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये होती है कि अगर, देख रहे हो जरा ध्यान से, वही एकदम उसी तरह का गिफ्ट लगाया मैंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? जैसे कि बिजली एक कार के ऊपर गिर रही है, देखा है सीन? देखो जरा ध्यान से, बिजली एक कार के ऊपर गिर गई, बूम। समझ में आया? तो भैया जब कार के ऊपर एक बिजली गिर गई तो इससे क्या फायदा हुआ कार में बैठे हुए इंसान को? फायदा ये हुआ कि वो जो इंसान है वो इंसान बच गया बिजली गिरने के बाद भी, क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई। अब हम थोड़ा सा समझते हैं क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो एक और बहुत ही खतरनाक सा एग्जांपल है। बिजली सीधे कार के ऊपर गिरी है, देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। मल्टीपल जगह पर यह चीज पाई गई कि कार के ऊपर बिजली गिरी लेकिन कार के अंदर बैठे हुए आदमी को खरोंच भी नहीं आई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो ये चीज कहां से आई, क्यों हुआ, ये सब किस तरह से हुआ? तो बेटा यहां ध्यान से देखो, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या। सिंपल सिंपल सी बात है। तो यहां पर एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है? इस कंडक्टर के अंदर सिंपल सी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर हमेशा क्या हो जाती है? जीरो। मतलब पोटेंशियल क्या हो जाता है इसका? सेम। ओके, तो अगर आप एक कंडक्टर के अंदर बैठे हुए हो तो क्या बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रखी हुई कोई चीज को परेशान कर सकती है? नहीं परेशान कर सकती, क्योंकि अंदर जो कैविटी बनी है, बाहर की फील्ड कुछ भी कर ले अंदर वाली कैविटी को परेशान, अंदर वाले कुछ भी इस चीज को परेशान नहीं कर सकती कैविटी के अंदर। तो कैविटी क्या होती है चीकू भैया? मैं समझाता हूं, देखो जरा ध्यान से। यहां एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इस तरह की कुछ कैविटी है। समझ में आया? अब यहां पे अगर मैंने चार्ज दे रखा है, ठीक, या इसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है, कुछ भी मैंने कर रखा है, क्या कंडक्टर की इस कैविटी के अंदर कोई फील्ड होगी? नहीं, इस कैविटी के अंदर फील्ड होगी जीरो। बाहर कुछ भी तमाशा हो रहा हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, पर अंदर वाला जो सरफेस है उसमें, अंदर वाली जो कैविटी है उसके अंदर कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। अनटिल अनलेस तुम उसके अंदर लाके चार्ज बैठा दो। चार्ज ही उसके अंदर रख दिया तो फिर वो वहीं पैदा कर रहा है। समझ गए? पर ये जो चार्ज अगर तुमने यहां लाके रख दिया तभी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, अन्यथा यहां पर इस कैविटी के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकती, कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ सकता। समझे? तो क्या अंदर कोई इंसान को रख दें, उसको कोई करंट का झटका दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। समझ गए? क्योंकि उस जगह पर हमेशा पोटेंशियल क्या रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। बहुत ही अच्छे से एक बात आपको क्लियर हो गई, एकदम अच्छे से सॉर्टेड हो गई। कोई इंसान अगर इस कैविटी में ऐसे यहीं बैठा हुआ एकदम बीच में, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सॉर्टेड भैया, इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो व्हेनेवर अगर इसके अंदर मुझे देना है, अगर मैं चाहता हूं कि भैया इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तो मैं उसका आपको एग्जांपल बताता हूं। केस 1 देखिए कि ये कंडक्टर है और यहां यह अजीब सी कैविटी है। इस कैविटी में सपोज इस पॉइंट पे, इस कैविटी में सपोज इस पॉइंट पे चार्ज P है। ठीक है, इस पॉइंट P पे चार्ज रखा हुआ है कुछ Q प्लस Q। सॉर्टेड। इस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है प्लस Q। एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड। अब इस प्लस Q चार्ज की वजह से क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर? सोचो समझो और बताओ। बाहर और कहीं के चार्ज का नहीं है, ये प्लस Q चार्ज को मैंने यहां रख दिया। क्या इस प्लस Q चार्ज की वजह से कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? बिल्कुल होगी। हर जगह यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी। ठीक है, इस जगह पर, पूरी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड भाई। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकती इस जगह पे। चलो अब मुझे एक बात बताओ, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या यहां पर अंदर कुछ इस जगह पर, ये कंडक्टर है, क्या इस कंडक्टर के अंदर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सोचिए समझिए और बताइए। कंडक्टर के अंदर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? नहीं। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू जीरो। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर बाहर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी चीकू भैया? तो ध्यान से देखो, अगर ये कैविटी है,
कैविटी के अंदर मैंने यहां एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रख दिया। ओके भाई, कैविटी के अंदर यहां एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रख दिया। अब ये इस तरह से फील्ड बना रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां कैसे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए। ठीक है, तो जहां ये जिस जिस सरफेस के पास है, सॉरी गलत बना दिया मैंने, यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए, मैंने पॉजिटिव बना दिया, तो यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए। तो जिस सरफेस के पास है चार्ज, वहां पे ज्यादा नेगेटिव डेवलप हुआ है। जिस सरफेस के ये चार्ज पॉजिटिव दूर है, वहां पे क्या हुआ है, कम पॉजिटिव डेवलप हुआ, कम नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए हैं। तो ठीक है, तो इस पॉजिटिव से इस तरफ कैसे चार्ज डेवलप हुए हैं, नेगेटिव डेवलप हुए हैं, पर कैसे वाले नेगेटिव, कम, थोड़ा कम है डेंसिटी में। यहां पर नेगेटिव डेवलप हुए, हाँ, यहां पे कैसे वाले, ज्यादा नेगेटिव डेवलप हुए। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास है। क्लियर, एकदम सॉर्टेड, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अच्छा, इस पॉजिटिव को इधर मूव कर दूंगा तो नेगेटिव ज्यादा इधर आ जाएंगे क्या? बिल्कुल सही। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां रखा होता तो इधर ज्यादा नेगेटिव होते, पॉजिटिव चार्ज यहां रखा होता तो इधर ज्यादा नेगेटिव होते, पॉजिटिव चार्ज यहां रखा होता इधर तो इधर ज्यादा नेगेटिव होते। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब इसके बाहर सरफेस बनी हुई है एक, है ना, तो सपोज इसके बाहर ये आउटर सरफेस बनी है जो स्फीयर है एक, ये स्फीयर है, जो बाहर वाला स्फीयर है वो मैंने यहां बना दिया। तो यहां नेगेटिव चार्ज है। इस पूरे स्फीयर के अंदर क्या कहीं भी कोई वो बनी हुई है कैविटी, सॉरी, कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? सोचो, नहीं। स्फीयर के अंदर कहीं भी कोई नेगेटिव, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे स्फीयर के अंदर नहीं होगी। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। ठीक, तो यहां कितना चार्ज था? प्लस क्यू। इधर ऊपर कितना चार्ज डेवलप हो गया, जल्दी बताइए। ऊपर कितना चार्ज डेवलप हो गया? माइनस क्यू। सॉर्टेड। ये माइनस क्यू चार्ज आया कहां से? ये तो प्लस क्यू था, यहां माइनस क्यू चार्ज आया कहां से? ये चार्ज आया सरफेस से। ओके, तो अब सरफेस पे कितना चार्ज होगा, देखो जरा ध्यान से। सरफेस पे कितना चार्ज होगा? सरफेस पे जो चार्ज होगा वो होगा प्लस क्यू। सॉर्टेड। और ये चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली। ओके, ये चार्ज कैसा डेवलप होगा? यूनिफॉर्मली। तो सरफेस वाला चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां वाला चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये नॉन यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म क्यों है? क्लियर। अब सोचो, वो यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना है। चिकू भाई, इसको कैसे पता कि इसको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना है? क्योंकि ये अंदर प्लस क्यू जो बैठा है ये फील्ड बना रहा है, तो ये फील्ड बना के इसे बता रहा है ना, जैसे मैंने बोला था कि प्लस क्यू इधर गया तो नेगेटिव इधर ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो अंदर बैठा हुआ प्लस क्यू इस नेगेटिव चार्ज को बता रहा है कि इसे कहां डेवलप होना है। ठीक है, तो अंदर वाला प्लस क्यू इस बाहर वाले नेगेटिव चार्ज को गवर्न कर रहा है। पर क्या बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज को कोई गवर्न कर रहा है? नहीं, वो तो अपने हिसाब से डेवलप होगा। तो जब अपने हिसाब से कोई चीज डेवलप होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसने सबको बराबर 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 हर जगह बांट दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है जीरो, बाहर वाले को कुछ पता ही नहीं है। इसी को तो बोलते हैं शील्डिंग। समझ में आया? अंदर वाले को बाहर से मतलब नहीं, बाहर वाले को अंदर से मतलब नहीं। पर कारण यही है कि अंदर चार्ज रखा था तो बाहर डेवलप हो गया। सॉर्टेड भैया। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई कि जब भी एक थंडरस्टॉर्म जैसी कोई चीज हो रही है, जब भी ऐसा कुछ हो रहा है कि भैया प्रलय आ रही है या फिर कोई एकदम बिजलियां गिर रही हैं तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें कार में बैठना है। ऐसा नहीं कि बाहर जाके खंबे पे चिपक जाओ, गले लगा रहे हो लोहे के खंबे को, नहीं, कार के अंदर बैठना है। तो उससे तुम्हारी क्या हो जाएगी? शील्डिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एप्लीकेशन कहां कहां पे होता है हम अच्छे से पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। अब देखिए, ड्यूरिंग द लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म, जब भी कोई इंसान बाहर घूम रहा होता है या बिजलियां गिर रही होती हैं, वो इंसान के अगल बगल 4-5 बिजलियां गिर गई हैं, ऐसा ऐसा मत समझा करो कि बिजली कभी नहीं गिरती। बहुत फन फैक्ट बता रहा हूं, जैसे एक दिन में आपने सुना होगा 2 या 3 या 4 बिजली गिरती है, वो भी अलग अलग। ऐसा भी देखा गया है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है यूएस की, या जो भी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, उन पे 200 से 300 बार तक बिजलियां गिर जाती है एक दिन में। तो काफी बार ऐसा देखा गया, एरोप्लेन्स के ऊपर काफी बार बिजलियां गिरती हैं। तो आप उनको हल्के में मत समझिए कि बिजली कभी नहीं गिरती, ऐसा नहीं होता। कभी भी जीवन में कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स बचा लेगी। तो आपको क्या करना है? आपको कार के अंदर बैठना है ना। तो क्या करना है आपको? ऐसा नहीं सोना कि ग्राउंड पे बैठ जाऊं या ग्राउंड पे लेट जाऊं, नहीं। आपको क्या करना है? एक कोई भी मेटेलिक बॉडी जैसे कार वगैरह है, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर अगर आप बैठ गए, मतलब आप कहां बैठ गए? कैविटी में बैठ गए।
ठीक है, तो सीट के ऊपर चढ़ के बढ़िया कैविटी में बैठ जाओ, आपका बिजली कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आपकी कार के ऊपर गिरी तो भी, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, बिजली गिरने के बाद भी कार चल रही थी, समझे? तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कोएक्सियल केबल, द आउटर कंडक्टर कनेक्ट्स टू ग्राउंड, प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल शील्ड टू द सिग्नल्स कैरिड बाय द सेंट्रल कंडक्टर। इसका क्या मतलब है, यहाँ देखो ध्यान से, कि जब भी कोई केबल होती है तो केबल के ऊपर एक आउटर इस तरह से मेटल का या कंडक्टर का शील्ड बनाया जाता है। तो जब बाहर मेटल का शील्ड बना दिया तो ये शील्ड क्या करेगा, शील्ड ये करेगा कि अंदर तो भैया कोई सिग्नल जा रहे हैं, कुछ भी इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या कोई भी इलेक्ट्रिक फॉर्म में सिग्नल जा रहे हैं, डिजिटल सिग्नल जा रहे हैं, तो ये बाहर वाला जो शील्ड है, ये बाहर वाला कुछ भी अंदर आने नहीं देगा। इसने क्या करा, बाहर कंडक्टर बन गया, कंडक्टर के अंदर ये कैविटी में, कैविटी के अंदर कौन रखा हुआ है, वायर रखा हुआ है जिसमें सिग्नल है। तो बाहर वाली फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नहीं, इस सिग्नल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। सिग्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है उसे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी तब तक तो जीरो हो जाएगी। अगर ये नहीं होता, कवर नहीं होता, तो ये बाहर वाला सिग्नल अंदर वाले सिग्नल के साथ इंटरफेयर करके उसको चेंज कर देता। समझे भाई? तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तीसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी चीज देखिए तो बेटा क्या होता है तीसरी चीज में, कि भैया जो सेंसिटिव कंपोनेंट होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के, उसको हमेशा मेटल के अंदर ऐसे पैक करके रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मेटल के अंदर पैक हुआ हुआ जो कंपोनेंट है उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या जो भी उस डिवाइस है उसको बाहर वाली फील्ड कवर नहीं कर पाती। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या करा, कवर कर दिया, तो अंदर क्या बन गई, कैविटी, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर इज जीरो, इस चीज पे बेस्ड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर इज लेस देन जीरो? तो आंसर होगा ए। ऑब्वियसली एक ऐसा सवाल पूछ लिया जी को भैया, आपको क्या बताना है, व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो, और आपको एग्जांपल भी देना है कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एग्जांपल। ओके, पहली चीज तो इस चीज का जो आंसर आएगा, इस चीज का आंसर आएगा भैया कि जो भी, अगर कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद हमेशा अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो कर देंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होती है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। ऐसा ही कैविटी के लिए भी होगा, तो कैविटी के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं पाएगी। सॉर्टेड है? आपको काफी अच्छे समझ में आ गया। एक और तरह से आप जिस तरह से प्रूव कर सकते हैं वो है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अंदर आप एक सरफेस माने, गॉसियन सरफेस, आप बोलेंगे इसके अंदर क्यू इनक्लोज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इसके अंदर क्या होगी, जीरो होगी। ठीक, तो ये वाला आपके बोर्ड में आ सकता है, वेरी सिंपल। अब इसका एक एग्जांपल होगा, एक एग्जांपल कौन सा यूज कर सकते हैं, कार वाला यूज कर सकते हैं, वायर्स वाला यूज कर सकते हैं, या यहाँ पर एक और तरह का एग्जाम्पल दे रखा वो यूज कर सकते हैं। सॉर्टेड है? चलिए अब समझते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट द फेराडे केज? फेराडे केज एक बहुत ही मस्त इस चीज का रियल लाइफ इंप्लीकेशन है, रियल लाइफ में इस चीज को यूज किया गया। फेराडे केज होता क्या है, तो देखिए, मतलब ये तो केज है, पर हाँ ऐसे भी फेराडे केज कह सकते हैं। तो जब भी आप देखोगे ना, तो इस तरह का कुछ केज के अंदर इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे, आपने मूवीज के अंदर देखा होगा। तो इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं खतरनाक वाले, कुछ खतरनाक इंस्ट्रूमेंट जो काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, उनको जनरली ऐसे केज के अंदर रखा जाता है ना। आप मूवीज में देखोगे, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में देखोगे, या कहीं पर भी कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशली सिक्योरिटी वाला जो कैमरा वाला डिवाइस होता है, उस वाले डिवाइस को इसके अंदर रखा जाता है, जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि फेराडे केज एक कंडक्टर वाला केज हो गया पूरा। फेराडे केज के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से अंदर की तरफ नहीं जा सकती, बाहर से अंदर तक नहीं जा सकती। तो क्या होगा ऐसा होने से यह होगा कि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से अंदर कुछ भी ऐसा डेवलप हो गया है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जिससे अंदर वाले कंडक्टर के अंदर इंड्यूस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ने कैंसिल आउट कर दिया है। तो इस केज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। तो अंदर जो भी मशीन रखी हुई है, उस मशीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब तुम ये समझो कि अगर थॉर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है और तुम इस तरह किसी की जेल में बंद हो, जिसमें तुम्हारे पैर वैर नीचे नहीं लग रहे, तुम्हारा कोई भी थॉर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंटिल हथौड़ा फेंक के मार दे, तब तक वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक यहां पर तुम इस केज के अंदर बंद हो।
ठीक, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो फेराडे केज क्या करता है, ब्लॉक एक्सटर्नल क्या करता है, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को ये ब्लॉक कर देता है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, तो यहीं तक था आज का सेशन। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर 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 ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सेशन के बारे में, पीडीएफ्स, हर एक चीज यहाँ पे अपडेट होती है। ठीक, तो तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।